यार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप पर्सनली जानते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं जानते हो, कुछ लोगों को जिन्हें आप पर्सनली जानते हो, उनसे जब इंटरव्यू में बातचीत करनी होती है तो वो थोड़ा सा शायद से मुश्किल काम होता है। ऐसा ही एक एपिसोड शूट करने जा रहे हैं आज हम, क्योंकि मेरे साथ बैठे हुए हैं ओल्ड स्कूल बास्टर्ड नितिन जय सिंह सिवाच। ठीक है, ये इनका नाम है। इंस्टाग्राम पे एस्थेटिक रील्स की जो वैल्यू होती है वो बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। कुछ 450 के लोगों को अपने साथ जोड़ चुके हैं अभी तक। बाकी स्टेज शोज कर रहे हैं आजकल मोहब्बत जिंदाबाद के नाम से, वो स्टोरी टेलिंग शो है। उस सब के बारे में आज हम बात करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया से क्यों इंडिया वापस आए, अब ये शो कर रहे हैं तो क्या फील है, बाकी कॉमेडियन से और बाकी इन्फ्लुएंसर से जब मिलना जुलना होता है तो उसमें इन्हें कैसा लगता है, और ये जो एक नया फेज शुरू हुआ है लाइफ का वो कैसा शुरू हुआ है, उस सब के बारे में बात करेंगे। थैंक यू जय भाई शो में। ऑलवेज अ प्लेजर, एनीथिंग फॉर यू शुगर। एनीथिंग फॉर मी तो फिर खराब हो जाएगा ना भाई। आई कैन आस्क एनीथिंग फॉर। हाँ, तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या चल रहा है, क्या माहौल है, एंड इन बिटवीन टूर्स आप ये इंटरव्यू करने आए हो, तो टूर कैसा जा रहा है? बहुत बढ़िया जा रहा है अभी तक। जो हमने टूर का फेज 1 किया था वो कंप्लीट हो चुका है। अरे वेरी नाइस। लास्ट शो वाज इन बैंगलोर, एंड बैंगलोर में जब गए तो वी वेंट इन विद लीस्ट एक्सपेक्टेशंस। और क्या है ना कि बिकॉज आई एम न्यू टू द इंडस्ट्री, यस, तो सारे इससे पहले जो शो किए थे हमने दिल्ली में किया था। वेरी न्यू टू द इंडस्ट्री। वेरी न्यू टू द इंडस्ट्री, लाइक अभी आया हूँ, मेरे को साल भी नहीं हुआ। तो साल का 3 महीने अगर देखा जाए तो। अगर ऐसे आइडल तरीके से पुट किया जाए कि लोग पहले स्टेज करते हैं और उसके बाद शायद जाके वो फेमस होते हैं, आप फेमस पहले हो रहे थे और आपका स्टेज बाद में शुरू हुआ, और उससे फिर एक प्रॉब्लम भी हो गई कि आप जब पहले फेमस हो जाते हो ना तो फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन आपके साथ जुड़ी होती है। और मैंने कई बार देखा है कि लोग इंस्टाग्राम पे फेमस हो गए, सारी चीज़ों पे फेमस हो गए, और फिर अचानक से जब वो स्टेज शो पे आए, अब एक ही चीज़ होती है स्टेज शो पे, या तो बहुत अच्छा होता है या बहुत गंदा होता है। तो मैं उस सेकंड लीग में नहीं जाना चाहता था। तो आई टुक माई टाइम कि धीरे धीरे मैंने कम से कम आप ये लगा लो, जब पहला शो किया था तो 500 लोगों के सामने कर दिया था। और जब 500 लोगों में से, और वो ऑडियंस ऐसी थी जो मेरे लिए आई थी। ये दिल्ली शो की बात कर रहे हैं हम? दिल्ली शो की बात कर रहा हूँ, दिल्ली शो का पहला शो। तो जो वो ऑडियंस आई थी वो मेरे लिए आई थी। अब वहाँ पे ये होता है कि अगर मैं, जो ऑडियंस आपसे सच में प्यार करती है, जो आपसे सच में जुड़ी हुई है, तो अगर आप स्टेज पे छींक भी दोगे तो वो उस पर भी ताली बजा देगी या हंस देगी, राइट। तो वो वाला था। तो उस दिन मेरे को लगा कि मैंने बहुत कमाल किया है, राइट। फिर एक और शो किया, उसके बाद 6 महीने बाद एक और शो किया। उस दिन भी यही हुआ कि मेरे को देखने मेरी ऑडियंस आई थी, और फिर उस दिन भी मुझे लगा कि मैंने बहुत कमाल कर दिया। पर वो एक अंदर से पता होता है कि आपने, ये सब फैंस हैं, शायद फैंस हैं, वो ऑलरेडी मैं पसंद हूं, मजा सा नहीं आया। फिर आई बारी चंडीगढ़ की। 24 दिसंबर को अपना शो था। वेरी स्पेसिफिक, 24, बिकॉज दैट चेंज माय लाइफ। 24 दिसंबर को शो हुआ, और 24 दिसंबर को जो मैंने स्क्रिप्ट परफॉर्म करी वो एकदम नई स्क्रिप्ट थी। जो पिछले शो में, जो बाकी 2 शोज में करी थी उससे थोड़ा अलग था। थोड़ा नहीं, पूरा अलग था, पूरा कंप्लीटली न्यू। और वो सीन क्या था कि 22 तारीख को स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करी, 23 तारीख को स्क्रिप्ट खत्म हुई, 24 तारीख को स्क्रिप्ट परफॉर्म कर दी डायरेक्ट। भैया वो रट्टा मारने का जो एक प्रोसेस होता है कि यार मुझे मेरी स्क्रिप्ट याद होनी चाहिए, वो कैसे हुआ? वो ऐसे उस दिन की मैं आपको बात बताता हूँ। आई वॉज वेरी नर्वस, और स्क्रिप्ट क्योंकि पूरी की पूरी मैंने लिखी है तो ऑब्वियसली मुझे याद है, ठीक है, बस मेरे को वो क्यों चाहिए। तो अगर आप चंडीगढ़ के शो की आप वो देखोगे, पहले शो की फुटेज जिसमें मैंने रेड कलर की जैकेट पहनी है, उसमें देखोगे मेरे कान में एक ईयरपीस है। उतना ध्यान नहीं दिया भाई हमने वीडियोस में। हाँ एग्जैक्टली, तो वो मेरे कान में एक ईयरपीस है, जस्ट इन केस कि अगर मैं कहीं भूल जाऊँ तो मुझे कोई बंदा लाइन का स्टार्टिंग फीड कर देगा, देन आई विल कैरी ऑन। वेरी नाइस। तो वो बैकअप प्लान था, क्योंकि ऑब्वियसली ऑडियंस पैसे दे के आ रही है यार, आप उनका एक्सपीरियंस खराब नहीं कर सकते। तो उस स्क्रिप्ट में मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट जोक लिख दिया था, जो मुझे लगा। ये क्लेम करना बहुत बड़ी बात है कि मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट जोक लिख दिया। अब सुनो फिर क्या हुआ उस बेस्ट जोक का। वो बेस्ट जोक ऐसा गिरा वो बेस्ट जोक ऐसा गिरा कि वो आज खाई में भी ढूंढो तो भी नहीं मिले, इतना बेकार था वो जोक। और मुझे लग रहा था मैंने बहुत अच्छा लिख दिया, क्योंकि मैं आई एम अ राइटर, तो कॉमेडी अंदर से बहुत मायूस इंसान हूँ मैं, वो बहुत दुखी रहता हूँ मैं बहुत मायूस इंसान हूँ। और जब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं थोड़ा कॉमेडी में जाना चाहता हूँ, बोलते हो नहीं पाएगी तुझसे, एंड दैट इज वेयर आई पुश्ड माय सेल्फ कि नहीं, ट्राई करेंगे। तो जब 300 लोगों की ऑडियंस आपके सामने हंसती है ना, तो आपको एक बहुत लाउड हंसी सुनाई देती है, क्योंकि आपने कभी ऑडियंस को पहले हंसाया नहीं है। तो आपको लगता है वाओ, आई हैव क्रिएटेड अ मैजिक। फिर
उस शो को जब मैं परफॉर्म करके उतरा ना, मेरे को दिमाग में ये था कि हाँ ये बेटर हो सकता है, पर यार मजा तो आया। मैं बोला वो जो पिछले 2 शोज में नहीं हो रहा था ना, जो मैं कह रहा था कि हाँ मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं, इसमें आ गया। तो वाज इट मोर ऑफ अ स्क्रिप्ट की यार स्क्रिप्ट चेंज करी इस वजह से, या फिर वहाँ पे फैंस से अलग हटके भी कुछ लोग रहे थे? पहले जो शोज कर रहा था, 2 शोज जो करे थे, वो स्क्रिप्ट ऐसी थी कि वो एक राइटर की स्क्रिप्ट थी। ओके। ये वाली स्क्रिप्ट ऐसी थी कि ये मेरी जिंदगी थी। तो जब मेरी जिंदगी की मैंने बात करी और जब मैंने अपनी जिंदगी को खोला दुनिया के सामने, तो वो जो बात जिस तरीके से मैं बोल रहा था वो दिल से आ रही थी। एक कुछ शेर भी है ना इस बारे में, कुछ आपने शायद से अपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है। मैंने वो लिखा था कि मुझे 2 इतने उलझने के जीतने में जान लगे, और फिर जब जीत लिखूं तो पूरा आसमान लगे। अब मैं इसको जीत कहता हूँ, क्योंकि उससे पहले, उस शो से पहले मैं लिखता था कि मुझे 2 इतने उलझने के जीतने में जान लगे, और फिर जब ख्वाब लिखूं तो पूरा आसमान लगे। उस दिन एक मायूस इंसान ने कुछ लोगों को हंसा दिया, तो वो मेरी थोड़ी जीत हो गई। जीत की तरफ पहला कदम था, तो मैंने उस ख्वाब को जीत कर दिया उस दिन चंडीगढ़ के शो के बाद। और उसके बाद फिर सिलसिला बढ़ता गया आगे, और फिर अचानक से 300 की ऑडियंस थी और मेरे को खड़ा कर दिया गया 18 लोगों के सामने। 18 लोग? सिर्फ 18 लोग। मतलब 18 लोग? स्मॉल रूम। अच्छा, कि छोटे कमरे में परफॉर्म करो तो ज्यादा समझ में आएगा। ज्यादा समझ में आएगा। 18 लोगों के सामने खड़ा कर दिया। उन 18 लोगों की हंसी भी इतनी कम थी कि मैं, ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ होने। देयर वाज अ मोमेंट जहाँ पे मेरी जो टीम थी साथ में, उनको लगा कि मेरा कुछ बीपी लो हो गया, क्योंकि मेरे को इतने पसीने आ गए। मैं बोला कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये ऑडियंस हंसी नहीं है। उनका जो, जैसे कहते हैं ना कि वो फट के जब हंसे, तो भी वो फटने की हंसी ऐसी थी जो उस 300 लोगों के शो की सबसे मायूस हंसी थी, सबसे माइन्यूट हंसी। तो वहां पे मैं हो गया, लेकिन वो फिर वही बात थी कि रुके नहीं, चलते रहे। ओके, तो हमने ये जीतने की बातें करी। इस सब में से आपने बहुत सारे शहर ट्रेवल कर चुके हैं, कौन सा शहर सबसे अच्छा गया? चंडीगढ़। एंड सबसे अच्छा गया? हाँ, सबसे अच्छा गया। अच्छा, सबसे अच्छा गया तो बैंगलोर गया। वो अभी हाल ही का जो सबसे लेटेस्ट शो करके आया, सबसे बेस्ट हो गया। और अगर मेरे दिल से पूछो तो मैं हमेशा बायस रहूंगा चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि वहाँ से सफर की शुरुआत हुई थी, और लोगों ने अगर उस शो को इतना प्यार नहीं दिया होता तो शायद आज ये परफॉर्म करने की हिम्मत ना होती अंदर। वेरी नाइस। बट अभी भी जो कुछ और प्लान भी है, तो वो क्या प्लान है? वो प्लान ये है कि अभी दिल्ली में शो क्लोज करेंगे। दिल्ली के कितने लोग हैं? टिकट लाइव हो गई, जब तक आप देखेंगे तब तक लाइव हो चुकी होंगी, और शायद से सोल्ड आउट भी हो चुकी हो माशाल्लाह से। इट्स गोना बी द बिगेस्ट शो ऑफ माय लाइफ सो फार। कांग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू भाई। अब मुझे एक और चीज़ समझनी है, क्योंकि ये शायद से मुझे उतनी टेंशन नहीं होगी, मेरे मम्मी पापा जो ये देखेंगे उन्हें ये जानना होगा कि इस लड़के का नाम ओल्ड स्कूल बास्टर्ड क्यों है? यार मैं हुआ फौजी खानदान में पैदा। अच्छा। फौजी खानदान में पैदा हुए तो हुए, रोहतक की जाट फैमिली में पैदा हो गया। ओहो। तो ये डबल ट्रबल हो गई। तो मतलब कॉम्बिनेशन हो गई। तो मतलब मैं दिल से जाट हो गया और डिसिप्लिन से फौजी परिवार में, तो इन दोनों कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है आपस। सही बात। तो मैं कुछ भी गलत काम करता था, तो गलत काम करके घर में आए तो पता है कि परिवार को पता है कि आज मैं कुछ गलत करके आया हूँ, तो सबसे पहले जाते थे अपने कमरे में, पापा के कमरे में पहुंचे, पापा के कमरे का दरवाजा ऐसे किया बंद, पीछे देखा पैंट में बेल्ट टंगी हुई है कि नहीं, अगर पैंट में बेल्ट है तो बच गए, और अगर बेल्ट नहीं है तो खुद ही चला जाओ, पापा मार लो। तो पापा जब मारते थे तो हमेशा ब्लडी और बास्टर्ड चलता था, तो वो कहीं ना कहीं टिका रह गया दिमाग में, तो इट बिकेम वन ऑफ माय। पापा भाई हमारे तो हिंदी में मारते थे हमें, ठीक है, हाथ वाथ का जो भी, हमारे तो अरे हिंदी में मार रहे थे। आप बहुत खुशनसीब हैं कि हरियाणवी में मारनी पड़ी आपको। कुछ भी हम तो भाई भैंस के पास जाते थे, भैंस पूंछ से मार देती थी। अरे भैया ये वाली तो हमारी परवरिश नहीं हुई है इस तरीके की, ठीक है, उतने तभी शायद हम सख्त नहीं बन पाए। बहुत मतलब क्या ही बताएं आपको, बहुत किस्से। बट ये जब इंस्टाग्राम पे नाम रखा गया ओल्ड स्कूल बास्टर्ड, तो वो पहले से सोचा हुआ था या रखा हुआ था उसके बाद फेमस हो गया? नहीं, जब काम चलना शुरू हुआ? नहीं, ये हुआ क्या, पहले इस अकाउंट का नाम होता है जयसिंह नितिन। जयसिंह नितिन। जयसिंह नितिन। इसका कुमार विश्वास। हाँ, कुमार विश्वास वही। तो उसे हाँ बता, काट देना ये हंसी। तो जयसिंह नितिन का जो था वो अकाउंट होता था, और उस टाइम पे मोटरसाइकिल पे इंडिया ट्रैवल कर रहा था। अच्छा। और फिर क्या होता था कि एक बार बहुत अजीब सा इंसिडेंट हो गया था, किसी ने ना हाईवे पे रोकने की कोशिश करी, कोई फैन था जिसने गाड़ी का नंबर पहचान लिया, बाइक का नंबर पहचान लिया, और उसने रोकने की, और वो रोकने की कोशिश ऐसे करी कि भाई मेरे को ऐसा खतरा सा हो गया कि मैं गिर विर ना जाऊं। मुझे लग रहा है कि कोई रैंडम बंदा एक अननोन जगह पे मुझे रोक रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में वो था नहीं कि मुझे कोई जानता है। और
उसने रोकने की कोशिश ऐसे करी कि भाई मेरे को थोड़ा सा थ्रेटनिंग सा हो गया। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि मैं अपने पेज से अपना फेस हटा दूंगा, अपना नाम हटा दूंगा। तो उसके बाद मैंने फोटोज डालनी शुरू करी विदाउट माय फेस। अगर फेस आ भी रहा है तो कवर्ड, कभी बाइक की नंबर प्लेट की फोटो नहीं डालनी है। और जहाँ पे नाम लिखते हैं वहाँ पे लिखा हुआ था मैन विदाउट अ फेस। और फिर एक दिन पता नहीं आइडिया आया दिमाग में, मैंने बोला कि ख्यालात तो दादी की कहानियों में जीने वाले हैं और हूँ तो पापा का बेटा, तो ओल्ड स्कूल बास्टर्ड हो ओल्ड गया। स्कूल बास्टर्ड, तो ये है कॉम्बिनेशन कि दादी ने दे दिया ओल्ड स्कूल एसेंस और बास्टर्ड आ गया बास्टर्ड पापा। पिताजी की तरफ से। वेरी नाइस। बट ये चेहरा नहीं दिखाऊंगा, नाम मतलब इंडिया ट्रैवल करूंगा बाइक पे। उस सब के बाद बीच में शायरी, रील्स एंड स्टोरी टेलिंग, ये तीनों चीजें कहाँ से आई और वो कहाँ फटी कि मतलब यार उस दिन पता चला कि यार ये तो बहुत उनको पसंद आ रहा है? जब कहानियाँ लिखने का शौक शुरू से रहा, क्योंकि दादी हमेशा सुनाती रहती थी कि बेटा ऐसे होता था, बेटा ऐसे होता था। और हम लोग की आदत है, जैसे हम आज बैठे हुए तो ऐसी दादी बैठी होती थी और यहाँ पे फर्श पे मैं, हम सब बैठे होते थे। दादी कह रही थी, दादी का एक उसूल होता, दादी हमेशा कहती थी कि पूछो, और फिर हम कहते थे फिर क्या हुआ, पूछो फिर क्या हुआ। तो दादी ऐसे कहानी बताती थी, फिर क्या हुआ? हाँ। तो फिर उसमें जब आगे आगे कहानियों से हम सीखते गए, तो उसमें जब जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो कहानी लिखने का शौक हमेशा से रहा। जब मैं इंडिया में ट्रैवल कर रहा था तो मैंने उसको कभी ये नहीं देखा कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने उसको एक कहानी की तरह देखा। और तो जब मैं फोटो डालता था तो कैप्शन में एक बहुत बड़ी कहानी लिखता था उस दिन की, हमेशा एक अलग अलग। एवरी डे इज अ न्यू स्टोरी वाली बात। और जो लोग देख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे #JustPakhi, जस्ट पाखी जब आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो उस पर आपको मेरी बहुत पुरानी पोस्ट मिलेंगी। उसमें आप देखेंगे कैप्शंस में मैंने कहानियाँ लिखी हैं। तो ये 2016-2017 की पोस्ट मिलेंगी आपको। तो हर कैप्शन में अलग कहानी है। तो उस तरीके में कहानियाँ लिखा करता था। और वो क्या होता था, कई बार कहानी लिखते लिखते आप कुछ राइमिंग में लिख देते थे, तो वो पोइट्री बन गई। ऑटोमेटिकली एक दिमाग में अजम्पशन होता है कि एनीथिंग दैट राइम्स इज अ पोम, राइट? पर ऐसा पोम, या वेरी नाइस। हम तो पोएम ही बोलते हुए आ रहे हैं, पोम। ओके, मेरे को भी करेक्ट किया था किसी ने। ठीक है, बताइए। बहुत बढ़िया जगह पे करेक्ट किया था। लड़कियों ने ही किया होगा शायद से, वो ही कर पाती हैं। बहुत खूबसूरत थी वो। लिखता गया तो लोगों को बड़ा मतलब ऐसे उन्होंने पहली बार देखा कि कोई ऐसा मोटरसाइकिल राइडर भी है जो इंडिया ट्रैवल कर रहा है एंड ही इज लिटरली बैकपैकिंग ऑन अ मोटरसाइकिल। आप समझ रहे हो? ओके, कि अपना पूरा घर मोटरसाइकिल पे लेके चल रहा है, बस्ता सब कुछ पैक, सब कुछ है। डेली स्टोव से लेके एलपीजी का छोटा वाला सिलेंडर भी था मेरे पास। तो वो सब मैं लेके ट्रैवल कर रहा था, सब घूम रहा था। और मोस्टली जगह पे 70% जगहों पे मैं कैंप करता था, कैंपिंग करता था। और फिर यहाँ से कहानियां बिल्डअप होनी शुरू हुई। और फिर एक दिन जस्ट पाखी जो मैंने हैशटैग बताया, तो पाखी वाज अ कैरेक्टर। और कई बार क्या होता था कि मेरे को पाखी वाज अ कैरेक्टर कहाँ का? इमेजिनरी कैरेक्टर उसको उसकी भी एक अलग कहानी मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बताई हुई है कि वो एक्चुअली शुरुआत कहाँ से हुई। तो जब वो वाला कैरेक्टर बना, धीरे धीरे आगे चलती गई कहानी, तो एक दिन मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, कहानी लोगों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। और वो मैंने रिकॉर्ड कर दी। और एक मेरे भाई का बहुत पुराना आइडिया था कि भाई जब भी आप किसी चीज़ को मतलब बोल रहे हैं तो उसके पीछे म्यूजिक डाल दो, तो कूल हो जाता है। कूल हो जाता है। नहीं, उसका रीज़न ये था, कूल तो हो जाता है। शुरू में क्या हुआ था, कॉलेज में हम लोगों के पास जा रहे हैं, मैंने बोला कि यार मैंने कविता लिखी है, सुनेगा? पता पे जाना, कविता लिखी है, सुनेगा? जाना। फिर हमने क्या किया, उसी कविता को रिकॉर्ड किया, उसके नीचे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का म्यूजिक लगाया और सीडी बांटी। सीडी होती थी उस टाइम पे। अबे ये वो है क्या, रीराइटेबल नीले रंग की, जो आज की तारीख में है वो सीडी था। होता था। तो सीडी हमने बांटी। बोलते हैं यार क्या कमाल कर दिया। मैं बोला परसों यही सुना रहा था ना तुझे, तो जो तूने सुना नहीं। तो वो हम लोगों ने तरीका स्टार्ट किया और वहां से मैंने कहानी लोगों को सुनाना शुरू किया। फिर एक रिकॉर्डिंग डाली, वो लोगों को बहुत पसंद आई। पर मेरा फोकस ये नहीं था कि भाई मेरे को फेमस होना है, वरना मैं वो काम करता रहता। तो मैं 7-8 महीने में एक बार ही कोई रिकॉर्डिंग डाल देता था, मन करता था। फिर 3 साल तक कुछ नहीं डाला। फिर एक डाल दी। फिर हम ऑस्ट्रेलिया चले गए। लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं। ऑस्ट्रेलिया चले गए तो बहुत टाइम के बाद सिडनी हार्बर ब्रिज देखा ऑस्ट्रेलिया में, वो जो हम पिक्चरों में देखते थे। हाँ वही सेम रिएक्शन था मेरा। मैंने बोला अरे ये तो मैंने दिल चाहता मैं, जब आमिर खान ऐसे खिड़की के पास ऐसे तन्हा खड़ा था, पीछे बैकग्राउंड में होता था। हाँ मतलब आपने भी शायद से वो किया ही होगा ना कि आप खड़े हो रहे, आपके दिमाग में चल रहा होगा वो बैकग्राउंड म्यूजिक पीछे। यार मैं इसी जोन में हूँ शायद। मेरे जोन में चल रहा था। फिर ले आया दिल बर्फी का, आई एग्जैक्टली रिमेंबर। फिर ले आया दिल गाना। हम सब अपनी अपनी छोटी छोटी पिक्चरें जी रहे हैं अपने दिमाग में बेसिकली। मेरी पिक्चर यहाँ पे भी मायूस थी, मैं बोल नहीं पा रहा था। आपकी पिक्चर मायूस थी उस टाइम? हाँ बर्फी था, बोल नहीं पा रहा था। बोल नहीं पा रहे थे। जो अंदर जज्बात हैं वो बोल नहीं पा रहा।
और आज की दुनिया ऐसी हो गई, समझ नहीं पाती जब तक बोलो ना। तो वही, तो वो जब सिडनी यहाँ पे ब्रिज देखा तो पहली बार कुछ लिखा था अपने लिए, तो घर आया तो उसको बस डायरी में लिख के छोड़ दिया। तो मैं लिखता रहा। फिर एक दिन ऐसे ही रिकॉर्ड करने का मन किया, और वो रिकॉर्डिंग क्या हुआ कि मेरे रूम में कोई बंदा आया, बोलता ये क्या है, मैं बोला चल तेरे को सुनाता हूँ। उसने सुनाया तो वो थी कि अरसों बाद मिला हूँ रकीब से तो जल उठा है महबूब मेरा, बड़ी सादगी से करता है इज़हार मोहब्बत जब भी करता है महबूब मेरा, और उसके पीछे म्यूजिक लगाया हुआ था। इसमें हमें बता दो कौन सा म्यूजिक लगाना है, अगर हमारा एडिटर इसे एडिट फिर ले आया दिल का, ओके हाँ, फिर ले आया दिल का म्यूजिक था, और वो लगाया, बोलता है यार ये बहुत खूबसूरत है। तो उसने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, बोलता है अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, और वो कहता है कि इतने लाइक्स मेरी प्रोफाइल पे कभी नहीं आए जितने इस म्यूजिक पे आए। मैं बोला चलो अच्छी बात है, नाइस। मैंने तब भी अपलोड करना स्टार्ट नहीं किया। यार हमारा कुछ हो जाए हम तुरंत इंस्टाग्राम पे डाल देते, आपको क्या रोक के बैठा हुआ था? क्योंकि मेरे को बड़ा नहीं बनना, मेरे को खास बनना है। ये हो रही ना बड़ी बात ये कर दी बड़ी बात, ये खास बात कर दी। खैर वेरी नाइस। चलो खैर हमने वो समझ लिया कि शोज कौन से अच्छे रहे, कैसा शहर रहा, उसके बाद ये सब कैसे शुरू हुआ, बाइक राइड और ये। और अभी बीच में आपने बोला कि मैं अपना एक पॉडकास्ट भी करता हूँ, ठीक है। आप अभी पहले इंस्टाग्राम पे रील बनाते थे, उसके बाद आप लाइव शोज करने शुरू कर दिए, साथ साथ आप एक पॉडकास्ट भी कर रहे हो। जो ये तीनों मीडियम का डिफरेंस है वो कैसा है, और उन तीनों में क्या ऐसी टेक्निकलिटीज हैं जो अगर कोई और इंसान देख रहा है और वो समझना चाह रहा है तो वो कैसे उसे नेविगेट करे? रील्स का तो एक ही हैक है जो मैं कहता हूँ कि आज की जनरेशन का अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम हो गया। अगर आपकी शुरू की 2 सेकंड में मैं आपकी अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाया तो आप स्क्रॉल हो जाओगे। बिल्कुल सही। दैट इज जस्ट लाइक अ लेफ्ट स्वाइप ऑन टिंडर which you obviously Bumble it is. Yes. Premium. premium and only। अरे यार भाई हाँ तो when तो अगर आपने शुरू के 2 सेकंड में किसी की अटेंशन ग्रैब नहीं करी तो वो लाइक शेयर कमेंट भूल जाओ, आपके बोलने से नहीं होगा, क्योंकि आप वो वीडियो के एंड में बोलते हैं, वहां तक ऑडियंस पहुंची नहीं पहुंची। रील्स का ये है। सो दूसरा आ गया आपका पॉडकास्ट। पॉडकास्ट में क्या है, अब किस तरीके का आप पॉडकास्ट बना रहे हो? क्या मैं उस पॉडकास्ट को ऑफिस जाते हुए सुन सकता हूँ, या फिर उस पॉडकास्ट को मैं तब सुनूं जब मैं ऑफिस से थका हारा घर आ गया हूँ, 10 बज चुके हैं और मेरे पास बम्बल प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन है पर मैं फिर भी अकेला क्या मैं तब सुनूं? तो वो है मेरा पॉडकास्ट कि आप जब थक गए हैं, थकान हो गई है, तो आओ बैठो सुनो, और ये जानो कि आप दुनिया में अकेले नहीं है, एक और है आपके जिससे आप रिलेट कर पाओ। क्योंकि उस जो मैं पॉडकास्ट करता हूँ उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, आई जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ द, क्योंकि शौक रहा हमेशा से। हाँ, बतूनी आदमी है तो हाँ बस वही बैठे रहे और वो बोलता गया। फिर मैं उस पूरी रिकॉर्डिंग को जो 60 मिनट की आपने जो बातें करी है उसकी जो भी करी है, हाँ उसमें बकवास भी रही होगी। तो फिर उसके पॉडकास्ट में क्या होता है ना कि अगर मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं एक सिंगल चैनल पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, तो मैं अपनी बातों के बीच में इतना बड़ा गैप नहीं ले सकता कि वो एक साइलेंस महसूस हो जाए, राइट? तो अगर 5 सेकंड का गैप है तो वो तो बहुत लंबा गैप हो गया, तो मैं उसके बीच में जो मेरी ब्रीदिंग है उसको क्रॉप करता हूँ, जो बीच में जो बड़ा गैप है उसको छोटा करता हूँ, तो वो एक फ्लो बना के वो 60 मिनट की रिकॉर्डिंग मैं लेके आता हूँ 27 से 28 मिनट में। ओके। और फिर उसको डालता हूँ पॉडकास्ट पे। अब पॉडकास्ट क्या है, इट्स नॉट समथिंग दैट विल गो वायरल until unless there is a face to it, until unless you are recording it, वो तब तक नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप उस इंटेंशन से कर नहीं रहे हो, आपको स्पॉटिफाई पे वो बनना है कि हाँ, जब आपके पास एक वीडियो का एडवांटेज नहीं है, उसके बाद अगर कोई आपको फॉलो कर रहा है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपका एक हार्डकोर फॉलोअर है। मतलब आज के टाइम में ऑडियो को वो उतनी इंपॉर्टेंस देना जब सब कुछ विजुअल है, हाँ, वो बहुत बड़ी चीज है। वो एक हार्डकोर फॉलोअर है आपका। तो आज की डेट में अपने स्पॉटिफाई पे अराउंड है समवेयर अराउंड 36,000 followers के आसपास, which is a big number, which is a lot on Spotify, and we've got streams of somewhere around I think more than 20-24 million के आसपास। तो वो जब आई टू मच ऑन, मतलब अगर किसी को पॉडकास्ट मैट्रिक नहीं पता है तो ये जो 24-25 मिलियन का नंबर है ये बहुत ज्यादा होता है एक सिंगल पॉडकास्ट के लिए। That also tells us that how many Shikhar Varshney are there in the world who are relating with the kind of content that I create. Yes. कि रात को मैं अकेला हूँ, बहुत तन्हा हो रहा है, मशहूर हो रहा है वो लड़का, गांव से शहर हो रहा है। हाँ यार,
गाँव से शहरी होते जा रहे हैं हम। तीसरा हमारा मीडियम रह गया भाई लाइव शो। लाइव शोज। सो लाइव शोज इज अ स्ट्रगल। लाइव शोज इज अ स्ट्रगल। आप स्टेज पे जाने से पहले बता नहीं सकते हो। ये सेम स्टोरी चंडीगढ़ की ऑडियंस को फाड़ के आई है। चंडीगढ़ की ऑडियंस ऐसे हो गई, क्या कर दिया क्या कर दिया क्या कर दिया। फिर आप किसी नए शहर में जाते हो, फिर स्टेज पे चढ़ते हो, अब आपका माइंडसेट वो है कि चंडीगढ़ में तो किल करके आया। फिर आप आए शहर में, अरे यहाँ तो किल हो ही जाएगा जब चंडीगढ़ किल कर दिया, और फिर वहां आप ऐसा पिटते हो। और ये पिटाई शायद से दिल्ली शहर में ज्यादा होती है। यार दिल्ली की ऑडियंस का सीन क्या है ना, अब ये आप बिल्कुल रिलेट करोगे क्योंकि ये आप ही हो, और आप समझो कि आप हमारे लिए कितने मुश्किल हो जाते हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम कर रहे हैं स्टेज पे परफॉर्म, और दिल्ली की ऑडियंस एक लौती ऐसी ऑडियंस है जो सारे शहरों से बिल्कुल अलग है। दिल्ली की ऑडियंस आएगी, हाँ चल तू परफॉर्म कर, तू सुना हमें, तू सुना, तू हंसाएगा, चल तू हंसा के दिखा। तो मतलब आर्टिस्ट के कोई वो कई बार ऐसा हो जाता है कि आप छोटे रूम परफॉर्म कर रहा था एक बारी, और 20 शोज क्या थे, वो शोज नहीं थे, वो स्मॉल रूम्स थे, मतलब 18 20 लोगों की ऑडियंस। मैं बोला दिल्ली ने मुझे मार मार के इतना कैड़ा बना दिया था कि जब मैं मुंबई में गया मैंने बोला आए हाय कितने प्यारे हो तुम लोग। ये थोड़ा सा मुझे जाकिर खान ने स्टोरी दिख रही है इसमें कि भाई मैं दिल्ली से बहुत जल्दी लौट के गया था, तो इस चक्कर में मुंबई की बेइज्जती नहीं लगी मुझे। हाँ। मुंबई में तो मैंने पता नहीं कोई तो लाइन बोली थी, ऐसी कोई लाइन बोली थी, उस लाइन पे हंस गए। मैंने बोला इसमें क्या फनी था, ये तो मुझे फनी नहीं लग रही, मेरे अंदर का दिल्ली वाला कह रहा है कि इसमें क्या फनी था। हाँ एक अपनी निराह भी तो है ना कि मैं भी दिल्ली के हिसाब से ही सोच रहा हूँ, वही वाली। बट खैर अगर हम ये सब बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग होंगे ना जिनकी रील्स आपको बहुत पसंद है, या जिनके पॉडकास्ट बहुत पसंद है, जिनके लाइव शोज बहुत पसंद है। वो तीनों मीडियम में कौन लोग ऐसे हैं जिन्हें देख के जिनका काम बहुत पसंद आता है? मुझे जिनका काम, बिकॉज आई एम अ स्टोरी टेलर, तो मेरे को जाकिर भाई की स्टोरी टेलिंग बड़ी पसंद है। ऐसे जाकिर भाई के बारे में बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे, है ना? ठीक है भाई, जाकिर भाई की स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है। एक अनुभव सिंह बस्सी जो कैरेक्टर स्केच बनाता है कहानी में, कैरेक्टर का मैंने आज तक नहीं देखा किसी को इतना बढ़िया कैरेक्टर स्केच। मतलब वो लोगों को याद है, मंजू आंटी भी आप छोड़ दो, अभी लेटेस्ट बस्कर बस्सी में देख लो। उस शो का बेस्ट पार्ट मेरे को लगा कि चौधरी जो लाइन बोल रहा है वो चौधरी ही बोल सकता है, और किसी कैरेक्टर पे वो जचेगी नहीं। तो वो जो कैरेक्टर डेफिनेशन है जो अनुभव सिंह बस्सी करते हैं, वो मेरे को आई थिंक उनका कोई सानी नहीं है आज के डेट में, मतलब उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और हम सबके आसपास एक चौधरी है जिससे हम रिलेट कर लेते हैं। हाँ, तो वो एक रिलेटेबिलिटी का फैक्टर बहुत अच्छा लगता है। ये तो हो गया लाइव शोज में। और एक एज अ परफॉर्मर आई थिंक ही इज वेरी अंडररेटेड। कौस्तुभ भाई हैं, तो आप सर्च करना उनका, अभी एक रिसेंटली में हाल ही में एक वीडियो आया है नया। हाँ, मैं समझ गया। तो कौस्तुभ भाई हैं, और उनका मेरे को वो आई थिंक ही इज दैट वन गाय जो एक अनफनी लाइन को फनी बना सकता है, just because this is delivery. Delivery. And the way he speaks like with this expression, with this monotonous poker face expression on his face. भाई वो बहुत मेरे को, मतलब मेरे बेस्ट परफॉर्मर लगता है मेरे को। Very nice. And podcast भाई? पॉडकास्ट में मेरे को एक मैं ज्यादा इंडियन पॉडकास्ट इतने नहीं सुनता, पर 2 पॉडकास्ट मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, और वो दोनों अब्रॉड के हैं। एक है द जॉर्डन हार्बिंजर शो, बहुत प्यारा है वो, बहुत प्यारा। मतलब वो एक उन्होंने पॉडकास्ट किया था, माय फेवरेट मैं बता रहा हूँ। एक बंदा था जो पहले अलकायदा में था, देन ही लेफ्ट अलकायदा एंड बिकेम अ स्पाई फॉर FBI, एंड देन एज अ स्पाई जॉइंड अलकायदा। उसका एक पॉडकास्ट किया था, वेरी इंट्रिगिंग बस। हाँ वो था। और फिर दूसरा एक है मिस्टर बॉलन करके यूट्यूब पे। मिस्टर बॉलन का मैं उसको लेजिट फॉलो करता हूँ, और मैं इसलिए फॉलो करता हूँ कि वो हर आपको उसकी जो वो स्टोरी बता रहा है पॉडकास्ट में, अगर आप राइटर हो तो आप समझोगे क्या मास्टरपीस है ये, क्योंकि वो हर 15 या 20 सेकंड में उसने एक स्टोरी में क्लिफ हैंगर डाला हुआ है कि वो आपको बना के रखता है। हर 15-20 सेकंड में एक ऐसा छोटा सा क्लिफ हैंगर होगा जो आपको कहानी में बना के रखेगा, फिर क्या हुआ, वो वाला। मिस्टर बॉलन और जॉर्डन हार्बिंजर शो। तो ये 2 पॉडकास्ट रिकमेंडेशन लाइव शोज का वी नो। अच्छा, आपने अनुभव सिंह बस्सी का नाम लिया, ठीक है, अब उनके साथ उठना बैठना भी है थोड़ा सा। तो जब वो आपके शो में कभी आते हैं या कभी उन्होंने आपका शो देखा हो, तो उसके बाद उनकी तरफ से वो फीडबैक जो आता है या जो वो समझाते हैं, वो सही समझाते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, या उनका फीडबैक किस टाइप का होता है कि यार क्योंकि उस इंसान ने तो हाइट्स अचीव कर दी है, और उनके हिसाब से आप अभी शुरू कर रहे हो, जितने शोज उन्होंने किए आपने किए, वो बहुत मेजर डिफरेंस है। तो वो जो समझाते हैं वो कितना काम में आता है, एंड वो फीडबैक इनकॉर्पोरेट करते हुए चलना वो कैसा रहता है?
तो मेरा पहला शो हुआ था 28 जनवरी की बात है, मेरे को अपने सारे शोज की डेट याद है पहली बात तो 28 जनवरी को मेरा शो था गुड़गांव में, और जब मैं परफॉर्म करके उतरा था तो मेरे को कहीं ना कहीं लग गया था कि कुछ ऑफ था इसमें, हल्का सा ऑफ था इसमें, ज्यादा नहीं, हल्का सा ऑफ था। पर बसी भाई आए हुए थे, मेरे को ये पता है, और मैंने बसी भाई को पहले ही बोल दिया था कि भाई मेरे को फीडबैक दे देना शो के बाद, बिकॉज आई रियली, आज से पहले कोई गुरु ही तो नहीं रहा था मेरा कि जो मेरे को ये बता दे कि भाई गजल ऐसे लिखी जाती है, नज़म ऐसे लिखी जाती है, राइमिंग ये होती है, खुद ही सीखा है। और स्टेज शो तो एकदम ही नई फील्ड में उतर गया हूँ। और क्या है ना कि आप गजल लिख रहे हो, अगर कमरे के अंदर बैठ के अगर आप उसमें भी गलती भी कर रहे हो तो कोई देख नहीं रहा है। स्टेज शो पे अगर आप जाके गलती कर दोगे तो आपको सामने जितनी ऑडियंस सबको दिखेगी वो गलती, वो रिएक्शन पता चल, वो रिएक्शन आपको पता चल जाएगा, और वो बहुत गलत हो जाएगा एज अ परफॉर्मर आपके सामने। ठीक है, आपको बुरा भी लगेगा, आप हर्ट भी होगे, आपका दिल भी टूटेगा। तो मैं गया अपनी स्टोरी के सामने, तो मैं पहले गया बस्सी भाई के पास, मैंने बोला कि आपको शो कैसा लगा। उन्होंने मुझे फीडबैक दिया था, मुझे याद है, उसमें 7 पॉइंट्स थे। वेरी डिटेल्ड फीडबैक, एक एक कैरेक्टर के बारे में उन्होंने बताया कि ऐसे 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 ऐसे। तो पहले तो मैं वहीं ऐसे हो गया था कि यार मतलब इन्होंने सुना वही बात कि मतलब मेरी स्टोरी सुनी, और फिर उन्होंने 7 पॉइंट का फीडबैक दिया। और फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको क्या लगता है ये शो चलेगा? कहते नहीं। इतना मुंह पे। बेस्ट बात थी, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया बात, बोलते नहीं चलेगा। पर उन्होंने एक और बात बोली, बोलते जय पता है क्यों नहीं चलेगा? मैं बोला क्यों नहीं चलेगा? मैं उन्हीं की तरह बोल के दिखाता हूँ, बोला जय पता है तेरा शो क्यों नहीं चलेगा? मैं बोला क्यों नहीं चलेगा? बोलते हैं अगर तू शो करके सो गया सब खो देगा, शो करके चैन से सो मत चाहिए, अभी बहुत आगे जाना तुझे। और फिर बसी भाई ने, मतलब कोई थे, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्री के थे, उन्होंने ये बोल दिया दैट यू आर गोइंग प्लेसेस बसी भाई के सामने ही। तो मैं कंफ्यूज हो गया ऐसे ऐसे कि मैं प्लेसेस पे भी जा रहा हूँ और ये चल भी नहीं रहा है, सोऊं या ना सोऊं, जाके मुझे वो समझाओ। पर वो एक जो बात थी ना कि शो करके चैन से सो मत जाना, वो छप गई। आज तक टिल डेट है मैं ये कहता हूँ कि मैं शो अगर मेरा अच्छा गया ना, मैं अगले दिन की छुट्टी ले लूंगा, पर वो जो स्टेज हाई मैं लेके आया हूँ अच्छे शो से, उसके ऊपर काम करना है रात को। वेरी नाइस। वो हर दिन बदलता हुआ कंटेंट है, हर दिन बदलती हुई बात है। ठीक है, 2-3 बातें जो मैं चाह रहा हूँ, मतलब मुझे पता है हमारे कैमरे वाले भैया कह रहे हैं कि जल्दी खत्म कर दो, जल्दी खत्म कर दो, बट 2-3 बातें जो अभी आपको बतानी है, कोई भी डिजिटल क्रिएटर है या जो लाइव शो में जाने वाला है या कोई पॉडकास्ट शो करने वाला है, तो 4-5 टिप्स जो आपको देनी है वो जल्दी जल्दी बता दो। एंड ऑफ कोर्स शायरी पे हम खत्म करेंगे, तो वो भी। तो आजकल की जनरेशन ये हो गई, बहुत फास्ट पेस हो गई है, सबको शॉर्टकट चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि मैं एक भ्रम तोड़ देता हूँ, शॉर्टकट कुछ नहीं है। आपको डिफाइन करना है कि आपको क्या चाहिए, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो। आप इंस्टाग्राम से पैसा कमाना चाहते हो, अपनी क्राफ्ट बेटर करना चाहते हो, या क्या करना चाहते हो? आपको अपना पहले गोल सेट करना पड़ेगा। यू हैव टू सेट अप योर बिग गोल फर्स्ट, कि मैं अपने इंस्टाग्राम से वहां जाना चाहता हूँ। फिर वहां से आपको रिवर्स मैपिंग करते करते वापस आना है आज की डेट में, कि इसको अगर मेरे को बहुत बड़ा फैशन इन्फ्लुएंसर बनना है और मेरे को किस लेवल का फैशन इन्फ्लुएंसर बनना है, तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि ये वहां लेके जाता है कि नहीं, ये अगर बाय चांस वहां नहीं आपको वहां ले गया तो फिर क्या करोगे? तो आप वहां से स्टार्ट करो, उससे रिवर्स मैपिंग करते आओ। लॉन्ग गोल, शॉर्ट गोल, शॉर्ट गोल, शॉर्ट गोल, वेरी शॉर्ट गोल, वेरी शॉर्ट गोल, आज की डेट में लेके आओ। यहाँ से स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में ट्रैक्शन नहीं आएगी, पर अगर आपको वहां पहुंचना है, गेम ही बड़ा है ना, गेम बड़ा है, लंबा खेलो। छोटा खेलोगे तो ऐसे आओगे, ऐसे गायब हो जाओगे, कोई नहीं याद रखेगा। और फिर जो दूसरी बात है, अगर आपको अपनी क्राफ्ट पे काम करना है, तो क्राफ्ट पे काम इंस्टाग्राम पे नहीं होता। क्राफ्ट पे काम होगा घर पे, और उस क्राफ्ट को आप दुनिया के सामने लेके जाओ, वहां पे इंस्टाग्राम आएगा। इंस्टाग्राम पे जब आप दुनिया के सामने लेके जा रहे हो, अपने कमेंट्स का जरूर ध्यान रखना, ट्राई करना। आप वो मत बोलो, आप सीधा मेरे डीएम में 1000 बार आता है कि इसको अपनी स्टोरी पे शेयर कर दो। तो मुझसे ये पूछ कि मेरे को लगा कैसा, क्या ये शेयर करने लायक है या नहीं। आपने पहले ही वैलिडेशन दे दी कि इसको डायरेक्टली शेयर कर दो, फिर तो आप वो लाइक्स और कमेंट्स ही ढूंढ रहे हो। आप लाइक्स और कमेंट, तो वो एग्जैक्टली तो आप वो 4 दिन की चमक चांदनी, फिर अंधेरा, तो वही वाली, तो वो वाला हो जाएगा। पर इन टुडेज वर्ल्ड आई थिंक इफ यू रियली वांट टू क्लिक, सबसे बड़ा अगर आप गेम खेलना चाहते हो, और वो सब क्रिएटर्स पे लागू होता है, अगर आपसे ऑडियंस रिलेट नहीं कर पा रही है ना, तो आप कितना भी ट्राई कर लो, नहीं हो पाएगा रिलेट करना। बट एक वो वाली बात भी तो है ना कि करते रहो, मेहनत करो, हो जाता है।
मेहनत करते रहो तो वो वहीं पे वो सारे स्टेप वही इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं कि आप जब से रिलेट नहीं हो रहा है और आप अपने कमेंट्स पे ध्यान दे रहे हो, अपने लाइक्स पे ध्यान दे रहे हो, और फिर आपको रियलाइज हो रहा है कि ये क्यों नहीं चल रहा है, फिर वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ऑडियंस आपसे रिलेट नहीं कर पा रही है, इसलिए चलो फिर आप फिर काम करोगे धीरे धीरे धीरे, पर हो जाता है, हो जाता है। हो जाता है। पहले शो में ये भी सुना था कि ये शो नहीं चलेगा, और फिर एक शो में 4 स्टैंडिंग ओवेशन भी लेके आया हूँ। घमंड नहीं किया किसी बात का। नहीं, वो घमंड वाली बात नहीं है, वो एक जर्नी रही है मेरी, जर्नी जिसका एक्चुअली यू हैव टू ओन अप समटाइम्स इन ऑर्डर टू पिक योरसेल्फ अप। खुद को उठाने के लिए कई बार खुद का सहारा खुद ही बनना पड़ता है, तो वो मेरे लिए जीत थी उस दिन मेरे को वही दिन याद आया। वेरी नाइस भाई, मतलब इससे बेटर तरीके से शायद से कोई ना समझा पाए कि आजकल इंस्टाग्राम की दुनिया में कैसे उठना है, लाइव शो में कैसे उठना है, और बेसिकली अगर काम बेहतर करना है तो वो कैसे करना है। इस इंसान का काम बहुत बेहतर है, वो है कि कविताएं बहुत अच्छी सुनाते हैं। ये न्यू ईयर पे भी सुनाई दी मुझे। न्यू ईयर में भाई पता नहीं कुछ तो हमने कर दिया था, तो रात के 2 बजे हमें ऐसे बैठ के कविताएं सुन रहे थे एक दूसरे से। 2 बजे कॉल कर रहे थे ये, यूजुअली मैं पैसे लेता हूँ इस बात के पर बट हाँ, अब हमारी ऑडियंस को इनके सारे पैसे बम्बल में चले गए, तो अरे यार भैया मेरे पापा पूछेंगे बम्बल क्या होता है, मैं क्या बताऊं उन्होंने। अंकल बम्बल वहाँ पे बहुए बहुए मिल रही है इनको। तो मैं ये कह रहा था जल्दी से शायरी शायरी ये है कि आजकल हाल ही में लिखी, अपनी जिंदगी के ऊपर लिखी थी, इंसान पे कभी कभी टूटे हुए थे, तो तब मैंने लिखी थी कि मैं जिस मिट्टी का बना हूँ वो मिट्टी इतनी भी सस्ती नहीं, कि मैं जिस मिट्टी का बना हूँ वो मिट्टी इतनी भी सस्ती नहीं, जो टूट कर बिखर जाए ऐसी मेरी भी हस्ती नहीं, कि मैं जिस मिट्टी का बना हूँ वो मिट्टी इतनी भी सस्ती नहीं, जो टूट कर बिखर जाए ऐसी मेरी भी हस्ती नहीं, मैं जमीन पर बैठा हूँ तो मुझे बैठा रहने दे या खुदा, अगर उठ गया तो तेरे आसमान की ऊंचाई इतनी भी ऊंची नहीं। भाई बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया। मुझे बहुत मजा आया भाई। जो पहले बातें होती हैं उससे अलग हट के हमने आज थोड़ी बात करी है। बाकी आपको कैसा लगा यहाँ के, उसके बाद बाकी कुछ प्रमोट करना है, क्या नया आने वाला है, कौन सी चीजें हैं ऐसी हैं जो ऑडियंस इंतजार कर सकती है आपके लिए, वो एक बार कैमरे में देख के बता दो। मैंने जैसे इंटरव्यू दिया वो बता दो एक बार। शिखर वार्ष्णेय इज द बेस्ट इंटरव्यूअर इन द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन। इनको तो मुझे लगता है कि एनडीटीवी में होना चाहिए था। अरे भैया ये दूसरा चैनल है। मुझे तो लगता है इन्हें फीवर 104 में होना चाहिए था। तो बहुत बढ़िया इंटरव्यू, तो बहुत मज़ा आया मुझे। और खासकर ये होता है कि मेरे दोस्त भी हैं तो इनके साथ खुल के बात भी कर पाया, एंड ही नोज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, तो ये बहुत अच्छा लगा। और आगे फ्यूचर में मेरा ये है कि मैं एक किताब पे काम कर रहा हूँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो आ जाएगी, पता नहीं, अब देखते हैं शोज़ कैसे चलते हैं। अगर शोज़ अच्छे हुए तो वो किताब में थोड़ा डिले हो जाएगा, पर मोहब्बत जिंदाबाद अभी हो रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों से। अभी 18+ है, अगला टूर जब निकलेगा तो वो 18+ नहीं होगा, तो उसमें मैं चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स भी साथ में आके बैठे, बिकॉज इट्स द बागबान ऑफ स्टेज शोज, सो आप प्लीज़ आए। एंड आई वुड रियली इंजॉय आपके पेरेंट्स और आप दोनों के साथ में जो बॉन्डिंग होगी स्टेज शो में। आई वुड रियली लव टू बी अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है शिखर वार्ष्णेय, भाई का नाम है नितिन जय सिंह सिवाच। इंस्टाग्राम हैंडल्स आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे, क्या है बता दो एक बार। ओल्ड स्कूल बास्टर्ड। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शिखर_VAR, जो मुझे बदलना है शायद। एंड कंपनी का हैंडल है ST Smart Cast। भाई लाइक करने को, शेयर करने को, सब्सक्राइब करने को, ये सारी चीजें बोल दो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड बाय बाय। बाय बाय, लव यू। लव यू।